नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज आपको जानकर खुशी होगी कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अशरफ अली जी, जो शिक्षक भी हैं, शायर भी हैं और कवि भी हैं। तो आइए आपको इनसे हम मिलवाते हैं न्यूज ऑफ नेशन पर। अशरफ अली जी, तो अशरफ जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और उसके बाद आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने हमको अपने इस साक्षात्कार पे बुलाया और हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। और ये रूबरू होना साहित्य पे बात होगी, साहित्य पे चर्चा होगी। और इस साहित्य पे चर्चा के लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो जन्म स्थान है वो बस्ती में ही बनकटिया एक गाँव है जो गौर ब्लॉक में पड़ता है। वहाँ से हमारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही मदरसे में हुई। फिर वहीं पे पास के गांव में एक प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ से कक्षा 5 तक की पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद हम चले आए गणेशपुर, वहाँ इंटर कॉलेज में हमने 12वीं तक पढ़ाई करी। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में साहित्य में भी रुचि है तो साहित्य के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में रुचि थी तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा जीवन यापन हो रहा है, बाकी साहित्य की सेवा लगी हुई है। हमें जानकारी मिली है कि आप कविता भी लिखते हैं। ये बताइए आपके जीवन में किस कवि का प्रभाव पड़ा जिससे आपने कविता लिखना शुरू कर दिया? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। कविता का हमारे जीवन में आगमन ऐसे हुआ कि शुरुआत से ही हमने जो है मदरसे में जब थे तभी से जो उर्दू तालीम में जो नात होता है वो पढ़ते थे। जब हम हिंदी शिक्षा में आए तो वहाँ पे भी जो विभिन्न कवि होते थे उनके द्वारा जो लिखी गई कविताएं जब हमारे पाठ्य पुस्तक में होती थी उसको पढ़ने में हमको ज़्यादा मज़ा आने लगा। तो उससे धीरे धीरे ये हुआ कविता के प्रति रुचि बढ़ी और धीरे धीरे बहुत से कवि रसखान हुए, तुलसीदास जी हुए, कबीरदास जी भी हुए। तो हिंदी साहित्य में इनका, और जो उर्दू साहित्य है उसमें जॉन एलिया साहब हैं, गालिब साहब हैं, मीर तकी मीर हैं, इन सब का थोड़ा थोड़ा योगदान हमारे जीवन में रहा। और इन्हीं सबको सीखते हुए पढ़ते हुए खुद भी कविता कहने का मन हुआ और उसके बाद में हमने कविताएँ कहना शुरू किया। तो इस तरह से हमारे जीवन में विभिन्न कवियों का योगदान रहा है जिन्होंने हमको काव्य पाठ के लिए प्रेरित किया और हम भी खुद की कविता कहना शुरू किए। शुरुआत में पहले ख्याल आता था तो ख्याल को लिखते थे, ग्रामर मिस्टेक होती थी, ग्रामर नहीं सही होता था। फिर धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या विभिन्न जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से कविता का क्या ग्रामर होता है, शायरी का क्या ग्रामर होता है वहाँ से सीखा। फिर ग्रामर में भी कविताएँ करना, मीटर में कविताएँ करना, शायरी करना, ये सब तब से प्रक्रिया चल रही है। ये कब से आप कर रहे हैं? ये कविता तो हमारे जीवन में आई जब मैं क्लास 6 या 7th में था, तब से कविता हमारे जीवन में आई। ऐसे ही एक दिन जो है घंटी खाली थी तो मैं बैठा हुआ था। कविता तो पहले से ही पढ़ना अच्छा लगता था, फिर मन में ख्याल आया कि हम भी कुछ लिखते हैं। तो संयोग से उस दिन जब घंटी खाली थी तो हमारे मन में ख्याल आया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहली जो कविता हमने लिखी थी वो माँ सरस्वती की वंदना थी। माँ सरस्वती की वंदना पहली कविता हमारी थी। उसके बाद में फिर देश के प्रदेश को समर्पित करने वाली कविताएं, फिर उसके बाद में अपने विद्यालय को समर्पित करने वाली कविताएं, इनसे सिलसिला शुरुआत होता है। फिर समाज के अन्य मुद्दों पर, अन्य विषयों पर भी कविताएं कहना शुरुआत हो चुका है। कविता लिखने के अलावा और क्या क्या करते हैं आप? तो कविता तो मेरे जीवन में बचपन से ही आ गई। 12-13 साल की अवस्था थी तब से कविता हमारे साथ है और अभी हम 26-27 के हो चुके हैं, अभी भी कविता हमारे साथ है। तो कविता तो हमेशा से रही है। इसके साथ साथ आप जानते हैं जीवन यापन करने के लिए और भी तमाम जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए आपको कोई ना कोई एक प्रोफेशन चुनना होता है। तो चूँकि शुरू से पढ़ने लिखने का शौक़ था तो हमने पढ़ाने को लेकर के अपना प्रोफेशन चुना। तो ग्रेजुएशन के बाद में हमने पढ़ाने का काम शुरू किया। तब से अब अभी तक जो है शिक्षण का भी काम कर रहे हैं और साथ में कविताएं भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जीवन यापन हो रहा है। इसके अलावा भी और भी सामाजिक जो कार्य होते हैं उसमें भी रुचि है। तो किसी सामाजिक कार्यों पे हमको देख लेंगे या किसी भी प्रकार के साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से कविता के साथ साथ और भी जो जीवनचर्या होनी चाहिए वो सारी चीज़ें चल रही हैं जीवन में। आपने जानकारी दी कि मैं कविता भी लिखता हूँ और अध्यापन कार्य भी करता हूँ, दोनों एक साथ आप कैसे कर लेते हैं? हाँ, दोनों एक साथ करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जब आप पढ़ने लिखने से जुड़े हों तो सबसे पहले पढ़ने लिखने से जुड़ने होने की वजह से आप पढ़ाना तो सीख ही जाते हैं। लेकिन कविता आप
कविता आप चूज़ नहीं करते हैं, कविता आपको चूज़ करती है। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं आपके मन में वेदना प्रकट करती हैं, और उस वेदनाओं को जब आप व्यक्त करना चाहते हैं तो व्यक्त करने के लिए आपको कोई माध्यम होना चाहिए। तो कविता एक ऐसी चीज़ होती है, शायरी एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे अच्छी माध्यम होती है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको किसी दोस्त की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप अपने मन को हल्कान कर सकते हैं। तो यही चीज़ें होती थी बचपन में ही। बहुत सारी कठिनाइयों समस्याओं से गुजरते हुए वेदना आने लगी, और उसी वेदना को व्यक्त करते करते अपने मन को भी हल्कान करने लगे, और साथ ही साथ साहित्य में भी हम लोग आगे निरंतर बढ़ते रहे। क्या इसमें आपको सुकून मिलता है कविता लिखने में? सुकून तो यूँ कह लीजिए कि ये कविता हमको एक इबादत की तरह लगती है। जैसे आम लोगों को ये एक पूजा पाठ की तरह लगती है, पूजा पाठ करके जो सुकून मिलता है, उसी तरीके से हम जब कोई कविता लिखते हैं, कोई मन में ख्याल आता है और उसको व्यक्त कर पाते हैं, व्यक्त करने के बाद पहले तो अपने आप में आत्मसंतुष्टि होती है, लेकिन उस कविता को व्यक्त करने के लिए जब कोई मंच मिलता है, मंच पे जब उस कविता को हम अपना दोहराते हैं और सामने से जब प्रक्रिया आती है, जब वहाँ से शाबाशियाँ मिलती हैं, अप्रिसिएशन मिलता है, तब वो लगता है कि हाँ, आज हमारा कार्य सफल हो गया। हमारी पूजा का जो, हमारी प्रार्थना का, हमारी इबादत का जो हमको वो कमाई मिलना चाहिए था, सरमाया मिलना चाहिए था, वो सब मिल रहा है। तो कविता या शायरी ये एक अपने आप में एक इबादत की तरह है। इस जो व्यक्ति इसमें आ जाता है, उसको कविता करते करते, कविता पढ़ते पढ़ते, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा आत्मसंतुष्टि मिलती है, सुकून मिलता है। अशरफ जी, अभी तक आपने कितनी कविता लिख चुकी है और किन किन भाषाओं में, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी शंभुनाथ जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कविता की जो भाषा होती है, भाषा आपकी वही होती है जो आप अपने जीवन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बचपन से ही सबसे पहले जिस भाषा का से हमारा परिचय हुआ वो उर्दू था। पहले उर्दू आया, फिर हिंदी आया, फिर अवधी जो भाषा होती है, हमारी जो क्षेत्रीय भाषा होती है, वो तो आपके जन्म लेते ही आपके साथ होती है। तो इन तीनों भाषाओं में हमने कोशिश करी है कविता लिखने की। कविता लिखने की शुरुआत हिंदी भाषा से हुई, हिंदी भाषा के बाद उर्दू भाषा पे आए। उर्दू भाषा में जैसे ही हम क्लास 8 में कक्षा 8 में पहुँचे, तभी से उर्दू भाषा आ गई। उर्दू भाषा में पहली गज़ल हमने जो कही वो भी आपके दर्शकों को मैं सुनाऊँगा। फिर उसके बाद अवधी भाषा में, चूँकि जब तुलसीदास को पढ़ा तो तुलसीदास को पढ़ने के बाद ये लगा कि इनकी तो भाषा हमारे क्षेत्रीय भाषा है, अवधी। तो फिर हमने भी सोचा कि हम भी अवधी भाषा में कुछ कहेंगे। तो उस अवधी भाषा में भी हमारी कुछ रचनाएं हैं, वो भी आपके दर्शकों के सामने प्रस्तुत होंगी। अगर आपको लगेगा तो कुछ लाइनें आपके दर्शकों को हम उससे अवगत कराएंगे। तो अगर आप चाहें तो दो तीन लाइन में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उर्दू भाषा की पहली कविता थी वो हमारी, वो गज़ल थी। और गज़ल कुछ इस प्रकार था कि सामाजिक मुद्दों पर था कि अमन बेच डाला, चमन बेच डाला, अमन बेच डाला, चमन बेच डाला, लाशों से लेकर कफन बेच डाला, और मसीहा बनाया था जिसको हमी ने, उसी आदमी ने वतन बेच डाला। नहीं रह गई अहमियत मंदिरों की, महंतों ने जब तब भजन बेच डाला, और गरीबी में माँ की मोहब्बत तो देखो, बच्चों के खातिर बदन बेच डाला। तो ये उर्दू भाषा की मेरी पहली रचना है। हिंदी भाषा में विभिन्न रचना, जैसा कि मैंने आपको बताया सरस्वती वंदना थे, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रेम पे जो है कविताएं हुई। अवधी भाषा में जो रचनाएं हुई, वो अवधी भाषा की रचना जो हमारे अंदर आई वो प्रेरित हुआ रसखान जी से। रसखान जी हमारे जीवन में बहुत बड़ा अहमियत रखते हैं। जब उनके सवैये, जब मैं कक्षा 8वीं में, 9वीं 10वीं में जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझको बहुत प्रेरित किए। उसमें से रसखान जी की एक सवैया है, शायद आप भी जानते होंगे शंभुनाथ जी। वो सवैया ये है कि धूरी भरे यति शोभित श्यामा जो तैसी बनी सिर सुंदर। जी बिल्कुल। खेलत खात फिरे यगना पग पैजनी बाजती पीरी कचोटी, वाछ हवि कोरस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो जब ये सवैया मैंने सुना तो ये श्री कृष्ण जी के बचपन का इतना बढ़िया वर्णन किया गया, तो उससे प्रेरित होकर के मैंने भी बचपन में एक अवधि में रचना लिखी। तो कुछ उस रचना का कुछ पार्ट आपको मैं प्रस्तुत करता हूँ। जी हमारे दर्शकों को बिल्कुल सुनाइए। तो वो गांव का जो बचपन होता है वो कैसा होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। गांव का बचपन ऐसा होता है कि जवन याद बाटे बतावत हई, बचपन के लीला सुनावत हई, जन्मते खुशी से झूमल अंगनाई, बजे खूब ढोलक बजे सहनाई, माई का पीरा भी गईलो सोराई, कि बाबूजी लगले बटावे मिठाई। मिठाई किस लिए बटाते हैं कि अखिया के तारा दुलारा बेटुआ, बजैसे मुनक्खा छुहारा बेटुआ, सूरजवा से तुलना चनरमा के उपमा के जगमग करी घर हमारा बेटुआ, यह आस हमसे लगावत रहे और गोदिया के झुलवा झुलावत रहे। हंसी आवे सोची के बचपन का लीला, करत रहनी जब रात में बिस्तर गीला, फिर धीरे से माई जगावे उठावे बतावे के नैकर भइल तहरा पीला।
वो माई रहल जौन हमके उठौली, सूखल बिछौना पे हमके सोवली, लगा के करेजवा ओढ़ा के अचरवा सुबह शाम हमरा पे ममता लुटौली, कि कनिया में हमके खिलावत रही और हमरा के बोले सिखावत रही। याद करिए, उमीजल बुकौआ बड़ा निक लागे, उमीजल बुकौआ बड़ा निक लागे, वो मोटका कजरवा बड़ा निक लागे, बकैया बकैया जब भागत रहली, कमरिया में करधन छमा छम बाजे, वो दादा के अंगुरी पकड़ी के चलावल, कटोरवा में दूधवा और भतवा खियावल, हंसावल रोआवल रोआवल हंसावल, और कुलवा के दीपक कही के बुलावल, कभो दादा हमके खिझावत रहे, खिझा के फिर हमके मनावत रहे। एक आखिरी बंद इसका ये था कि मुराही दिने दिन बढ़ते गईल, मुराही दिने दिन बढ़ते गईल, परेशान टोला मोहल्ला भइल, कई बार गौवा में हमनी के नाते फलाने फलाने में झगड़ा भइल। और झगड़ा किस लिए होता है कि मुरारी के खेतवा में मुरई चोरौली, मुरारी के खेतवा में मुरई चोरौली, गजोधर के खेतवा में गाजर चोरौली, और बहुते चोरौली के रैया के गुदरी और केतनन के खेतवा में कांकर चोरौली, उतापात बहुते मचावत रही, मजे में लड़कपन बितावत रही। तो ये हमारी पहली अवधि रचना है जो बाल लीला का वर्णन करता है। ग्राम जीवन में जो बाल अवस्था होता है लोगों का, वो लगभग ऐसा ही होता है। तो ऐसी रचनाएं हमारी रही हैं जी। तो अशरफ जी, आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, हमको भी अच्छा लगा और दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। आपका अभी तक कोई कविता प्रकाशित हुआ है कि नहीं, या प्रकाशन होने वाला है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। शंभुनाथ जी, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब से हम कविता लिखना शुरू किए, अब तक लगभग 2000 के आसपास मैंने शायरी लिखी होगी, 150-200 कविताएं लिखी होंगी, कम से कम 200 गज़लें भी हुई। उसमें शुरुआत से लेकर के ही विभिन्न मंचों पर मौका भी मिला और विभिन्न प्लेटफॉर्म पे मौका मिला जहाँ पे प्रकाशन का जिम्मा भी हुआ। कई बार हमारी कुछ कविताएं अखबारों में भी छपी, पत्रिकाओं में भी छपी। अभी पिछले साल अक्टूबर के माह में हमारा एक साझा संकलन था, दुश्वारियाँ गज़ल संग्रह, जो प्रकाशित हुई। उसमें हमारी बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी गज़लें आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उसमें लिखी गई हैं और प्रकाशित हो चुकी है। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, इन सब जगहों पर भी मौजूद है। तो अगर आपके दर्शक हमारी कविताओं को पढ़ना चाहें तो वहाँ से भी किताब को लेकर के पढ़ सकते हैं। और आगे भी कुछ किताबों पर काम चल रहा है और वो भी निकट भविष्य में ही जल्दी ही प्रकाश में आ जाएंगी। जब पहली बार आपकी कविता जो भी आपने लिखा, वो जब पहली बार न्यूज़पेपर में छपी थी, तो आपको कैसा लगा था? कैसा मुझे लगने से बेहतर यह है कि अब अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं उस बात को अपने घर पर बताया तो पहली बार पिताजी ने मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस जो बोला था, एग्जैक्ट जो वाक्य बोला था, वो सुन करके सबसे ज़्यादा आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि मतलब कि हमारे गांव में, बहुत छोटे से गांव से हैं चूँकि हम संबंध रखते हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आमतौर पे जो बच्चे होते हैं वो अपने पिता के नाम से पहचाने जाते हैं। तो पहली बार जब कविता छपी और हमारे आसपास के मतलब क्षेत्रों में जब वो कविता लोगों तक पहुँची, लोगों को हमारे बारे में पता चला, तो फिर वो जब जाते थे लोगों के सामने तो लोग उनको मतलब मेरे नाम से उनको बुलाने लगे कि ये फला अशरफ के जो है पिताजी जा रहे हैं। तो वो जो अनुभूति जब आकर के वो हमसे ये चीज़ बताते थे तो वो लगता था कि ऐसे हमने जो है क्या नाम से वर्ल्ड कप जीत लिया हो, ऐसी भावना हमारे अंदर आती थी। तो कविता को छपने को लेकर के या जो भी चीज़ें होती थी वो सारी की सारी चीज़ें मैं घर पे सब लोगों से वाकिफ़ कराता था और जब उनका रिएक्शन मिलता था, जब उनकी प्रतिक्रिया मिलती थी तो वो प्रतिक्रिया अपने आप में किसी स्वर्ग की अनुभूति जैसी होती थी। आपको इतना बड़ा मुकाम हासिल हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मैं बात कर रहा हूँ, दर्शक भी आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप जो ये मुकाम हासिल किए, किन किन लोगों को जो ये उपलब्धियाँ हैं, किन किन लोगों को आप श्रेय देंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रेय तो सबसे पहले हर कोई अपने माता पिता को ही देता है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो श्रेय मैं देना चाहूँगा अपनी कामयाबी का वो अपने माता पिता को दूंगा। उसके बाद जो हमारे पहले गुरु हुए मदरसे के जो गुरु हुए उनको मैं देना चाहूँगा। फिर उसके बाद में जो प्राइमरी में जो शिक्षक रहे, क्योंकि गुरु से ही सारा चीज़ सीखा गया, तो सबसे ज़्यादा जो श्रेय है माता पिता के बाद वो गुरुओं का रहा है। अब इन गुरुओं के रहने के क्रम में सबसे बड़ा जो श्रेय देना चाहूँगा, जब मैं कक्षा 7वीं में था तो पहली बार जब हमको मंच मिला, तो मंच मिलने के बाद जब जिस श्री हंसराज लाल इंटर कॉलेज गणेशपुर में का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, तो वहाँ के प्रिंसिपल होते थे आदरणीय श्री रण बहादुर सिंह जी। तो जब पहली बार उन्होंने हमारा कविता सुना, फिर उसके बाद में उन्होंने मंच से ही अनाउंस कर दिया कि आगे, मैं कक्षा 7वीं में था और स्कूल 12वीं तक है, तो 12वीं तक की पूरी फीस उन्होंने हमारी माफ़ कर दी कि जब तक ये बच्चा यहाँ पढ़ेगा इसकी फ़ीस मैं वहन करूँगा। तो वो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अभी तक हमारे जीवन में रहा है। अगर वो चीज़ नहीं हुआ होता तो शायद
इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता और इतना शायद मैं प्रभावित भी नहीं होता। तो ये जो कविता का हमारी जो यात्रा है, उस यात्रा में सबसे बड़ी जो आहुति थी वो आदरणीय रण बहादुर सिंह जी ने दिया था। उसके साथ ही साथ इंटर कॉलेज में जो भी शिक्षक रहे, उपेंद्र नाथ त्रिपाठी सर, राजेश चौधरी सर, सुनील वर्मा सर, सुभाष यादव सर, ऐसे बहुत सारे सर रहे जो वहाँ पे हमको पढ़ाते थे और वो इन सारी चीज़ों के लिए प्रेरित करते रहते थे। बाद में जब इंटर कॉलेज से निकले, ग्रेजुएशन में पहुँचे, तो वहाँ पे केडीसी के छात्र रहे हुए हैं, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं हुआ। तो प्रदीप श्रीवास्तव सर हैं, डॉक्टर रोहित सिंह हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हैं, डॉक्टर विशाल प्रकाश सर हैं, तो इन सब का भी सहयोग मिला। तो गुरुओं का सबसे ज़्यादा श्रेय मैं देना चाहूँगा। और उसके साथ ही साथ हमारे साथ में बहुत सारे कवि, अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, उनके साथ मंच शेयर होता था, तो दोनों का मतलब आपस में क्या नाम से समर्थन होता था, तो ये भी एक दूसरे से सीखते रहते थे। और भी ऐसे बहुत सारे कवि रहे हैं, शिक्षक गण रहे हैं, जिनको मैं अपनी पूरी यात्रा का श्रेय देना चाहूँगा। आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, कविता लिखते हैं, हर कोई आपके जैसा बनना चाहता है। इंसान के अंदर कविता और शायरी लिखने का जज्बा कब आता है? बहुत बहुत धन्यवाद शंभुनाथ जी। इंसान के अंदर कविता या शायरी का जज्बा लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। ईमानदार रहने का सेंस ये है कि जो आपकी भावनाएं हैं, वो भावनाएं आपकी अपनी होनी चाहिए। दूसरों की भावनाएं उधार लेकर के आप कविता नहीं कर सकते। भारत में जो साहित्य का इतिहास रहा है, माना जाता है आदि कवि वाल्मीकि जी सबसे पहले भारत में कविता शुरुआत किए। उनके अंदर भी ये भाव एक वेदना को देख करके आया। एक क्रौंच पक्षी होता था, उनके युगल होते थे, वो आपस में काम क्रीड़ा कर रहे थे। एक शिकारी आता है, उनमें से एक को मार देता है, तो उसको देख करके उनके मुख से जो पहला जो श्लोक निकलता है, पहली जो कविता निकलती है, वो कुछ इस प्रकार है कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत्र क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो किसी वेदना को देख करके ही पहली बार कविता पनप रही है। अब उसी वेदना को, वो वेदना जब तक आपके अंदर अपने को लेकर के या समाज को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के जब तक वो वेदना आपके अंदर नहीं रहेगी, आप कविता नहीं कर पाएंगे। तो उस वेदना को आप पहचानिए, उस पर काम कीजिए। फिर इसमें बहुत सारी वेदना, संवेदना, वियोग, संयोग, ये सारे भाव आपके अंदर आते जाएंगे और इन्हीं भावों को आप अपने सबसे पहले ख्यालों के माध्यम से व्यक्त करिए। ये ख्याल, इसी ख्याल में जब आप स्केल ले आते हैं, मीटर ले आते हैं, ग्रामर ले आते हैं, तो ये एक सटीक बैठने लगती है। फिर वो कविता आपकी लोगों को पसंद आने लगती है, उसमें उसकी सारी त्रुटियां खत्म होने लगती हैं और वो आपको आगे ले जाती है। तो कविता को पनपाने के लिए सबसे पहले आपको भावनाओं को अपने अंदर महसूस करना होगा। वो ज़रूरी नहीं कि किसी प्रेम को लेकर के ही भावना हो, किसी भी प्रकार की भावना हो, उस भावना को व्यक्त करने के लिए आपको शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। और वही शब्दों के सही चयन को, चाहे वो कविता के माध्यम से, चाहे वो किसी लेखनी के माध्यम से, उसी शब्दों के सही चयन से आपकी कविता, आपका जो रचनात्मकता है वो प्रकट होगी। और ऐसे ही आप यात्रा करते रहेंगे कविता की या किसी किस्से कहानी की। तो ये चीज़ आपके अंदर ऐसे आती है। सबसे पहले आपको भावना को सही तरीके से समझना होगा, अपनी भावनाओं को और आम जनमानस की जो भावना है उस भावना को, और उसी को व्यक्त करना ही कविता होता है। आपके अंदर पहले क्या आया, प्रेम आया कि कविता आया? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका शंभुनाथ जी। आमतौर पे जो आम जनमानस में जो भ्रांतियां हैं वो ये होता है कि कोई शायर जब बनता है या कोई कवि जब बनता है तो पहले वो प्रेम कर लिया होता है, प्रेम में उसको धोखा मिला होता है, तब जा कर के वो कविता, जबकि ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग होता है। मेरे अंदर जो कविता पनपने का जो क्रम है उसमें ये हुआ कि आप सोचिए, मैं क्लास 6, 7, 8 में हूँ, तब से मैं कविताएँ कर रहा हूँ। उस समय प्रेम को लेकर के क्या ही मतलब उस तरह से समझ होगी। तो प्रेम है, लेकिन ख्याल तो आपके अंदर भी आया होगा। ख्याल तो आया, लेकिन वो प्रेम जो है, वो भावना जो है, जरूरी नहीं कि आपके प्रेयसी को लेकर के हो, आपके माता पिता को लेकर के हो सकती है, आपके गुरु को लेकर के हो सकती है, आपके समाज को लेकर के हो सकती है। लेकिन आजकल ज्यादातर ये प्रेम देखा जा रहा है। हाँ, आजकल ज्यादातर इसी प्रेम को प्रेयसी वाला प्रेम या प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम देखा जाता है। तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। कविता जो होती है, कविता सिर्फ भावना होती है। वो भावना कैसी भी हो, किसी के लिए भी हो, दोस्त के लिए हो सकती है, माता पिता के लिए हो सकती है, गुरु के लिए हो सकती है। आप एक अच्छे साहित्यकार हैं, क्या आपके पास ऐसा कोई कविता है इम्प्रेस करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए? तो शंभुनाथ जी, मैं बताना चाहूँगी, पहली बात तो कविता जो है किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होती है। जब आप कविता कह रहे होते हैं, आपके जीवन में कई सारे लोग आते हैं और वो लोग आपको अच्छे लगते हैं। हाँ, उनके तारीफ में आप अल्फाज कह सकते हैं। तो तारीफ़ में अल्फाज कहना हो या किसी को मतलब किसी के लिए आपके मन में प्रेम पनपा हो,
तो उसको प्रस्ताव भेजना हो, तो ये सारी चीज़ें आप कविता के माध्यम से बहुत ही आसानी से कह सकते हैं। अब जैसे प्रस्ताव को लेकर के मेरा एक 4 लाइन है कि चेतना शून्य हूँ घाव भेजे कोई, चेतना शून्य हूँ घाव भेजे कोई, बूंद भर ही सही भाव भेजे कोई, बिन पढ़े शीघ्र स्वीकार कर लूँगा मैं, बिन पढ़े शीघ्र स्वीकार कर लूँगा मैं, प्रेम का मुझको प्रस्ताव भेजे कोई। तो जब आप अपनी बातों को आप कविता के माध्यम से करते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है उस पर और गहरा असर पड़ता है, तो वो आपकी बातों से बहुत जल्दी कन्विंस हो जाता है। तो वो जो आपका काम लेट लपेट हो सकता है वो आपका तुरंत भी हो सकता है। तो कविता में इतनी ताकत होती है कि वो इम्प्रेस तो नहीं कह सकते लेकिन प्रभावित ज़रूर करती है। तो प्रभावित जब करेगी तो निश्चित रूप से चाहे वो अपने हों चाहे गैर हों, सब लोग आपको सुनेंगे, आपकी तरफ खींचा आना चाहेंगे, आपसे दोस्ती रखना चाहेंगे, आपसे संबंध रखना चाहेंगे। तो ये चीज़ आपके जीवन में आता जाएगा। जब आप कविता करने लगेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आता जाएगा। आप एक साहित्यकार हैं, भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? भविष्य में कविता को लेकर के, भविष्य को कविता को लेकर के जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इतने यूट्यूब चैनल हैं, डिजिटल मीडिया है, यहाँ पे देखा जाता है हर किसी को अपनी भावना व्यक्त करने का मौका मिल रहा है। तो कोई बड़ी ये अच्छी बात है, लेकिन वो जो मौका मिल रहा है उसको जो वर्तमान साहित्यकार लोग हैं वो चाहें तो और बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिक्कत क्या आ रही है आज के जनरेशन में, वो कविताओं को पढ़ नहीं रहे हैं, लिख ज़्यादा रहे हैं। तो कविता को कहने के लिए आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, आप सागर भर पढ़ेंगे तो बूंद भर आप कविता लिख पाएंगे। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, लोग बूंद भर पढ़ते हैं और सागर भर कविता उड़ेलना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, जो कविता की गरिमा है वो कहीं ना कहीं गिर जाती है। तो उस कविता की गरिमा को बचाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को और बेहतर तरीके से सोचना पड़ेगा। तब आप जब अपनी बात कहेंगे, तब जब आप अपनी बात व्यक्त करेंगे तो वो और गहरे तक असर करेगी और भविष्य में भी आपको उसके लिए याद किया जाने लगेगा। जैसे गानों को लेकर के भी आप देखते हैं कि पुराने गाने बहुत सारे हैं जो अभी तक हम लोग सुनते हैं, और कुछ नए गाने ऐसे हो रहे हैं जो आज निकले, कल रिलीज हुए, परसों ख़त्म। तो वो इसी वजह, क्योंकि जो ये आपाधापी में बढ़ रहा जो समाज है वो क्वालिटी पे कम काम कर रहा है, क्वांटिटी पे ज़्यादा काम कर रहा है। तो हमको कविता हो या कोई भी चीज़ हो, उसके क्वालिटी पे ज़्यादा काम करना होगा। और क्वालिटी तभी आएगी जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे, बहुत ज़्यादा उसको लेकर के ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो अपने आप चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। तो भविष्य, अगर कविता का भविष्य सुधारना है या भविष्य में आपको और बेहतर काम करना है तो पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी आप लिख पाएंगे, बिना पढ़े आप लिख नहीं सकते हैं। आपके पास जो भी ख्याल है वो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो थोड़े दिनों में वो कम हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। आपकी कविता भी समाप्त हो जाएगी और आपका कवि भी समाप्त हो जाएगा। तो अपने कवि को ज़िंदा रखने के लिए, अपने कविता को ज़िंदा रखने के लिए आपको खूब पढ़ना पड़ेगा। अब ये बताइए, आम जनमानस को साहित्य से क्या क्या मिल रहा है? आम जनमानस को हमेशा से, जब से साहित्य ने जन्म लिया है तब से आम जनमानस के लिए ही साहित्य हो रहा है। जब भी आम जनमानस में किसी भी प्रकार की कुरीतियाँ आई या किसी भी प्रकार का वैमनस्य आया, किसी भी प्रकार की समस्या आई, तो उन सारे समस्याओं को, उन सारे मुद्दों को टारगेट करते हुए कविताएं हुई। और वो कविताएं एक उद्घोष के रूप में, एक जो है क्या नाम से स्लोगन के रूप में लोगों के मस्तिष्क पटल पे पड़ी। और उन्हीं कविताओं के माध्यम से जो है बहुत सारी जो है क्रांतियाँ भी हुई। जैसे हम लोग जब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की, तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या था, कविताएं ही थी। वंदे मातरम एक कविता ही है, राष्ट्रगान जो है एक कविता ही है। तो वो एक राष्ट्र की पहचान बन गया, प्रतीक बन गया। उससे जो है लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। इसके अलावा बहुत से शायर होते थे, बहुत से कवि हुए जिन्होंने जो भी सामाजिक समस्याएं रहीं उन सारी समस्याओं पे कविताएं कहीं। तो आम जनमानस को जो संसार में चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, उस सारे का सटीक जो है चरित्र चित्रण कविताओं के माध्यम से होता रहा है। और उससे लोग अवेयर होते रहे हैं, उससे लोग जो है ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हैं। और उससे जो है कविता के माध्यम से लोगों, सबके पास अपनी अपनी नज़र है, लेकिन कविता क्या करता है, आपको नज़रिया पेश करता है। और वो नज़रिया आपको हर एक परिस्थिति में रहने, सहने, गहने सबके लिए आपको पर्याप्त होता है। तो कविता जो होता है आपको नज़रिया पेश करता है। जो कई सारे नज़रिए जब आपके अंदर आ जाते हैं तो आप मैच्योर होने लगते हैं, और वही मैच्योरिटी ही आपको हर परिस्थिति से निकाल ले आती है। तो कविता हमेशा से जो है इसी तरीके से लोगों को, आम जनमानस को फ़ायदा पहुंचाती रही है और आगे भी पहुंचाती रहेगी। अभी तक
जी। काव्य पाठ करने के लिए आप कहाँ कहाँ गए हैं? तो काव्य पाठ कार्य की जो हमारी यात्रा है, ज़्यादातर हमारी यात्रा अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही रही है। इसके अलावा बगल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे भी, इसके अलावा एक आध बार मौका मिला है दिल्ली में भी जो है एक दो बार काव्य पाठ किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने शहर में भी दूसरे शहर में भी दोनों जगह पे काव्य पाठ हुआ है। काव्य पाठ चूँकि अभी उतनी हमारी मतलब जो है समय, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम एक शिक्षक भी हैं, तो शिक्षक में अपने आप में वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो उस ज़िम्मेदारी को निर्वाह करने की वजह से कई बार जो है बहुत सारे अवसर मिलते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन नहीं जा मिलता है। देखेंगे अभी आगे, अभी हमारा ज़्यादातर फोकस लिखने पे है, उसको व्यक्त करने में है। कविता के माध्यम से जो भी चीज़ें हैं वो किताबों में या और चलिए से पहले अपना हमको कंटेंट मजबूत करना है। हमारे पास ढेर सारा जब संग्रह हो जाएगा फिर देखेंगे उसको प्रसारित करने के लिए मंचों पे जाएंगे। ज़्यादातर जो साहित्य का होता है वो आपके साहित्य का जो मतलब होता है वो आपके लिखने पढ़ने से होता है। आप लिखते पढ़ते रहिए, साहित्य आपके साहित्य में दम होगा, अपने आप वो फैलेगा। तो यही रहा है कि जो है ज़्यादातर अपने ही क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट में और अगल बगल के ज़िलों में जो है काव्य पाठ किया गया है। जी। अशरफ जी, आप एक मुसलमान कौम से हैं और आपने जिक्र किया रसखान जी के बारे में। वो भी मुस्लिम श्री कृष्ण भक्त थे, उनकी लेख लिखते थे रसखान जी, और गहरा प्रभाव भी पड़ा है ऐसा देखा जाता है। तो आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद शंभुनाथ जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रसखान जी हैं या उसी समय के कवि हैं तुलसीदास जी या और जो कवि हैं, ये सब भक्ति काल के कवि हैं। तो भक्ति काल भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर रहा है जिसमें जो सूफ़ी भक्ति मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं वो इंसानियत को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। मतलब जो धर्म है, धर्म को आम तौर पे अभी देखा जाता है कि इसको एक साधन की तरह लिया जाता है, लेकिन धर्म हमेशा से एक साध्य रहा है। तो साध्य रहने की वजह से अभी साधन की तरह लिया जाता है, लेकिन वो जो लोग थे वो साध्य की ही तरह लेते थे। तो जब आप धर्म को साध्य की तरह लेंगे तो आपसी भाईचारे पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चाहे रसखान जी हों, तुलसीदास जी हों, ये सब सगुण भक्ति परंपरा के लोग हैं। निर्गुण भक्ति की परंपरा के भी एक कवि हुए हैं कबीरदास जी। तो अपने अपने तरीके से भाईचारा कैसे हो, दोनों धर्म या जितने भी धर्म हैं एक दूसरे साथ मिलजुल करके कैसे रहें, इसी बात को लेकर के प्रेरित करते। तो कभी रसखान जी कृष्ण जी की भक्ति करेंगे, बहुत सारे ऐसे कवि मिलेंगे जो दूसरे मतलब जो मुस्लिम लोग जो विद्वान रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे निजामुद्दीन औलिया हैं, अमीर खुसरो हैं, उनके बारे में लिखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी उनके बारे में लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, या मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत लिखे हुए हैं, तो वो भी अपने आप में एक जो है साहित्य का सबसे बड़ी पुस्तक है। तो ये देखा जाता है कि उस समय के जो लोग थे वो धर्म को साधन की तरह नहीं लेते थे, साध्य की तरह लेते थे। इसलिए वो सब जो भी उनको अच्छा लगता था, चाहे अपने धर्म में हो दूसरे के धर्म में, सिर्फ अच्छी बातों को समझते थे और अच्छी बातें ही फैलाते थे। और यही ज़रूरी भी है, अगर समाज को आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ना है, दुनिया को आगे बढ़ना है, तो ये धार्मिक पचड़े में या जातिगत पचड़े में नहीं पड़ना होगा। उनको सिर्फ इंसानियत के बारे में सोचना होगा। तो इंसानियत के बारे में सोचने के लिए हमने भी एक शेर कहा हुआ है कि मेरा एक शेर है कि हमको हिंदू या मुसलमान समझने वालों मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। तो ये प्रण हम भी लेते हैं, समाज भी लेगा, तो समाज अपने आप में ये जो लड़ाई झगड़ा है हिंदू मुस्लिम का या धर्म का या जाति का, ये अपने आप समाप्त हो जाएगा और समाज एक जो है स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ेगा। तो यही हमारा संदेश है कि भैया आप सब लोग धर्मवाद मत कीजिए, धर्म को साध्य की तरह लीजिए, उससे आप अपने आत्मसंतुष्टि के लिए, मन को शांति के लिए इस्तेमाल करिए, ना कि अपना जो है सियासी एजेंडा या पॉलिटिकल एजेंडा साबित करने के लिए। तो धर्म को साधन की तरह मत लीजिए, साध्य की तरह लीजिए, सब काम अपने आप में हो जाएगा। जी, आपने हमारे सवालों का सामना किया, अब आपकी मंजिल क्या है? साहित्य को लेकर के आप मंजिल पूछ रहे हैं शंभुनाथ जी। तो साहित्य को लेकर के हमारी यही मंजिल है कि अभी बहुत पढ़ना है और उसके बाद में बहुत सारी कविताएं लिखनी हैं, गज़लें लिखनी हैं साहित्य में और उनको पहुंचाना है। और मेरी यही कोशिश रहेगी वो जो हमारी कविताएं होंगी, जो गज़लें होंगी, मेरी अपनी व्यथा ना होकर के आम जनमानस की जो भावना है उसको व्यक्त किया जाए। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है आम जनमानस को अवेयर करना है, और आम जनमानस की बात किए बिना आप उनको अवेयर नहीं। तो कविता एक माध्यम हो सकता है
कि बहुत सारा जो है मतलब जागरूकता आप कविता के माध्यम से ले आएँ। तो हमारा कविता कहने का यही माध्यम होता है कि हम उनको चीज़ों से अवेयर करें, और इसी क्रम में हम अलग अलग सामाजिक मुद्दों पे जब भी जिसकी ज़रूरत पड़ी है हमने कविताएँ कही हुई हैं। जैसे आपको याद होगा अभी 2020 में कोविड आया था जी बिल्कुल। पे जो ग्रामीण परिवेश में रहने की वजह से जो समस्याएं आती थी उस पे मैंने लिखा था, गमे हयात में यूँ ढह गया नसीब का घर, गमे हयात में यूँ ढह गया नसीब का घर कि जैसे बाढ़ में डूबा हुआ गरीब का घर। वबाएँ आती गईं और लोग मरते गए, वबा का मतलब महामारी होता है। वबाएँ आती गईं और लोग मरते गए, हमारे गांव में था ही नहीं तबीब का घर। तबीब का मतलब होता है डॉक्टर। तो सामाजिक जो भी स्थिति परिस्थिति रहती है उस पर भी कविताएं कहते हैं, उससे लोग कनेक्ट होते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। और भी बहुत सारी प्रकार की कविताएं हैं जिन कविताओं में आम जनमानस की भावनाएं मैं व्यक्त करता रहता हूं और लोग कनेक्ट होते रहते हैं। तो यही है कि कितना ज़्यादा हम लोगों की बात कह पाएँ, यही हमारा उद्देश्य है कि हम जितने ज़्यादा लोगों की बात कह पाएंगे उतने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे और वही हमारा कामयाबी होगा। तो अपनी कामयाबी के लिए लोगों की बात करना, लोगों को उससे जोड़ना, यही हमारा जो है मंजिल है। आप एक अध्यापक भी हैं और कवि भी हैं और शायरी भी लिखते हैं, तो ये ऊर्जा आप कहाँ से लाते हैं? इतने शब्द हैं आपके पास, इतना अच्छा बोलते हैं, ये सब कुछ कैसे करते हैं आप? जी, तो ऊर्जा की बात यही होती है कि जब आपको किसी भी काम में मन लगने लगता है, सबसे पहले पूरी दुनिया जो है एक शब्द पे चलती है, इंटरेस्ट। तो जिस काम में आपको मन लगा उस काम में आपको ऊर्जा मिलती ही जाएगी, उस काम को करने के लिए कभी आप थकेंगे नहीं। तो साहित्य हमारा पहला प्रेम है और शिक्षण हमारा दूसरा प्रेम है, दोनों हमारा प्रेम ही है। तो उस प्रेम को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है, नियत की ज़रूरत होती है। तो नियत जब साफ रहेगा तो शिक्षा वाला जो काम है वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगा और साहित्य का काम जो है वो भी अच्छे से तरीके से हो जाएगा। तो दोनों, कोई भी काम हो जिसमें आपकी रुचि है, उस काम को करने के लिए अगर आपने नियत सही कर लिया हुआ है तो आप थकेंगे नहीं, आपके पास ऊर्जा मिलती रहेगी और ऊर्जा वो आती रहेगी। उसी ऊर्जा के सहारे आप भी आगे बढ़ते रहेंगे, आपका जो रचनात्मकता है वो भी आगे बढ़ती रहेगी। तो यही श्रेय देना चाहूँगा, यही तरीका है मतलब जो है ऊर्जा लाने का। जी। तो दर्शकों, आपने सुना न्यूज ऑफ नेशन के माध्यम से अशरफ अली को, तो इन्होंने ढेर सारी जानकारी दी, इन्होंने हमारे सवालों का आज सामना किया, तो बहुत ही अच्छा लगा अशरफ जी आपके साथ। तो हम फिर मिलेंगे आपके साथ नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।